मुझे बड़ा मजा आता है भाई जब ये वाले मैच वॉश आउट हो जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद दोस्तों से और आके ऑनलाइन बातें करते रहो कि मेरे को तो लगता है ये जीत जाता, मेरे को लगता है वो जीत जाता, अपने हवा में पॉइंट मारते रहो कि मेरे को तो ये लगता है कि क्योंकि ये टीम ने इतना अच्छा स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद पुल बैक कर लिया और बारिश हो गई, गेम तो फिनिश हुआ नहीं, तो जो मन में आ रहा है बोलते रहो, अपने रीजंस देते रहो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम जीत जाती। ऐसा ही कुछ हुआ है पंजाब और केकेआर के बारे में। बट इस गेम में हम कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से थोड़े लॉजिकल पॉइंट्स दें, लॉजिकल बातें करें, अच्छी रीजनिंग दें कि क्यों लगता है कौन सी टीम ये गेम जीत सकती थी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि एक्चुअली इस गेम में जितना हमने देखा उसमें हुआ क्या। जितना गेम हमने देखा तो उसमें हमने प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या का तूफानी स्टार्ट देखा, जो तूफान उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए उठाया, मगर उनके जाने के बाद वो मिडिल ओवर्स में ठंडा भी पड़ गया, और वो क्यों हुआ उसके बारे में बात जरूर करेंगे। मगर मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा अगर मैं प्रियांश आर्या की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रियांश आर्या की तारीफ करनी एक्चुअली दिल्ली प्रीमियर लीग के बाद शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने वो लीग पर्सनली फॉलो करी थी। और जब उन्होंने 6 छक्के लगाए थे आयुष बदूनी के साथ एक ही टीम में, उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी, मैंने तब से इनकी बात करनी शुरू कर दी थी। और मैं बहुत खुश था कि पंजाब किंग्स ने इनको स्काउट किया, दिल्ली के लोकल प्लेयर को अपनी टीम में रखा और मैचेस भी खिलाए, क्योंकि मेरे को शुरू में उम्मीद नहीं थी कि प्रियांश आर्या को प्लेइंग मिलेगी। मैं तो एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच सोच के बैठा था कि शायद जॉश इंग्लिश ओपन कर सकते हैं, मैंने तो ग्लेन मैक्सवेल का भी नाम दिया था, शायद वो भी कर सकते हैं। बट कूडोस टू पंजाब किंग्स जो उन्होंने प्रियांश आर्या को मौका दिया, उनसे बैटिंग कराई, एक 100 रन उन्होंने सीएसके के अगेंस्ट ऑलरेडी लगा दिए थे, और अब यहां पर वापस उन्होंने जो 70 रन लगाए हैं इस गेम में केकेआर के अगेंस्ट, वो टॉप क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट एक अवे गेम में बनाकर दिखाए और 200 के स्ट्राइक रेट से बनाकर दिखाए हैं। प्रियांश आर्या की बैटिंग की ना सबसे खास बात ये लगती है कि यार जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मार रहे हैं, कवर्स पे खेल रहे हैं, पुल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं पॉइंट के ऊपर आंड्रे रसल को, और एफर्टलेसली छक्का मार रहे हैं, और किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगता कि दम लगा रहे हैं या फिर रूम बना रहे हैं बहुत ज्यादा, अपने बॉटम हैंड या टॉप हैंड को बहुत टाइटली खेल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर फ्लॉलेसली शॉट्स मार रहे हैं। और कब वो 200 के स्ट्राइक रेट से इतने बड़े रन बना रहे हैं वो एक्चुअली ठीक से समझ ही नहीं आ रहा है। प्रभसिमरन सिंह का स्टार्ट थोड़ा स्लो था, क्योंकि अपनी पहली 32 बॉलों में वो सिर्फ 34 रन पे खेल रहे थे, बट वहां पर भी एडवांटेज पंजाब को था, क्योंकि प्रियांश आर्या एक अलग ही लीग में बैटिंग कर रहे थे। मगर प्रभसिमरन सिंह ने सिर्फ अपनी अगली 19 बॉलों में 49 रन बना के इनिंग्स को कवर नहीं किया। बट मोर इंपॉर्टेंटली सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, केकेआर के बिल्कुल ये जो पकड़ने वाले बॉलर्स हैं, जो गेम को उनके लिए अपनी तरफ किसी ना किसी पॉइंट पे खींच ही लेते हैं, उनको अटैक किया, और सुनील नारायण को एक ओवर में 2-3 छक्के लगाए, और वो देखकर ऐसा लगा कि यार और एक तो स्विच हिट पे भी मारा था, तो वो देख के लगता है कि यार प्रभसिमरन सिंह में एक अलग ही लेवल का टैलेंट है। बट अफसोस ये मैं कोई होता नहीं हूं ऐसी किसी के बारे में इस तरीके की प्रेडिक्शन देने वाला, बट जिस तरीके का भी इंडियन क्रिकेट में सिनेरियो चल रहा है, तो टी20 क्रिकेट में बहुत मुश्किल है प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह दोनों के लिए मेन नेशनल साइड में जगह बनाना। तो यहां पर एक एडवांटेज पंजाब किंग्स को है कि शायद अगले साल भी आप इन दोनों प्लेयर्स को अनकैप्ड प्लेयर्स ही की तरह ही रिटेन कर लोगे, और आपके ऊपर वो टेंशन नहीं होगी कि आपको एक कैप्ड प्लेयर रिटेन करना पड़ रहा है इनसे। भगवान करे दोनों में से किसी एक को मौका मिल जाए, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट मैं एक लॉजिकल सिनेरियो के तरीके से बात कर रहा हूं कि अभी जितने ओपनर्स इंडियन टीम की लाइन में खड़े हैं और जो लाइमलाइट में होते हैं और जिनको कंसीडर किया जाता है, तो इन दोनों का वहां पर नंबर लगना भी मुश्किल है। बट एक्चुअली आईपीएल में तो अभी ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर्स हैं, और दोनों ही अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, दोनों इंडियन प्लेयर्स हैं, और इतना अच्छा स्टार्ट ये पंजाब को दे रहे हैं। दोनों में से एक प्लेयर तो अच्छा स्टार्ट देता ही है, प्रियांश आर्या ने तो एक्चुअली हर गेम में आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं किया है, कुछ कुछ रन बनाकर पंजाब को गेम में आगे ही रखा है। पंजाब के लिए बस समझ ये नहीं आया कि आप 14 ओवर में अगर 158 रन पे एक विकेट खोकर बैठे हो, उसके बाद श्रेयस अय्यर आपके लिए 1 डाउन आए थे, ठीक है आपने बैटिंग ऑर्डर को फॉलो किया, बट ग्लेन मैक्सवेल को भी आपने उसके बाद भेज दिया, मार्को यानसन को भी भेज दिया, जॉश इंग्लिश को भी भेज दिया, तो वहां निहाल वधेरा और शशांक सिंह को टीम में रखा किस लिए था? क्योंकि शशांक सिंह, निहाल वधेरा आपके लिए लगभग सारे गेम्स खेल रहे हैं। अगर 9 गेम हुए तो वधेरा ने 8 खेले हैं, शशांक सिंह ने सारे मैचेस खेले हैं, मगर मैक्सवेल को आप पिछले 3-4 गेम से अंदर बाहर कर रहे हो। जॉश इंग्लिश तो आए ही शायद 3-4 गेम के बाद टीम में थे, तो ये दोनों खिलाड़ी आपके वो तो है नहीं जो टीम में रेगुलर हो, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों कोई बहुत अच्छी फॉर्म में हो। और मैक्सवेल की तो ऐसी कोई फॉर्म हमने देखी ही नहीं है इस पूरे सीजन जहां पर लगे कि वो कोई रन बनाने के पोटेंशियल और कोई साइंस भी दिखा रहे हो। तो वहां पर अगर आप शशांक सिंह और निहाल वधेरा को बैटिंग पे भेज ही नहीं रहे हो, तो उसी का रिजल्ट आपको अपनी इनिंग्स के बिल्कुल एंड में दिख गया, क्योंकि 14 ओवर के बाद लगभग 160 रन, और अगले 6 ओवर में आप सिर्फ 43 रन मैनेज कर पाए, जहां आपके बैटर भी सिर्फ 3 आउट हुए, और आप टोटल सिर्फ 201 का बना पाए। तो पूरी इनिंग एक खत्म होने के बाद आप केकेआर के लिए जरूर ये बोल सकते हो कि हां वो थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हां अगर हमने शुरू में विकेट नहीं ली तो हमने कोई खास रन्स कंसीड भी नहीं करे। अगर एक टाइम के बाद पंजाब के ओपनर्स ने बहुत एक्सेलरेट करके हमें गेम में पीछे भी कर दिया, तो हमने वापस गेम को पुल बैक भी कर दिया। और इतना कॉन्फिडेंस एक टीम के लिए बहुत होता है एक इनिंग खत्म होने के बाद कि हम अपने घर पर खेल रहे हैं, अपने होम क्राउड के आगे खेल रहे हैं। अगर एक टीम को 14 ओवर के बाद 160 रन के बाद हमने सिर्फ
अगले 6 ओवर में सिर्फ 43 रन बनाकर रोक दिया तो इस टारगेट को भी हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम एक्चुअली कम से कम 20 से 25 रन शॉर्ट ही रह गई। केकेआर के लिए तो इस गेम में भी काफी चीजें ठीक हो गई, क्योंकि आपको वो एक बुरा दिन मिल गया जब वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों लगभग 10 और 9 की इकोनॉमी से अपने 4 ओवर फेंक रहे हैं, कोई खास विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं और सामने बैटर्स को उनसे कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। उस दिन आपको डेथ ओवर्स में वैभव अरोड़ा, आंड्रे रसल इन्होंने बचाकर दिखा दिया और ये प्रूव किया कि इस गेम में एक्चुअली केकेआर जीत के इंटेंट से खेलने आई थी, जबकि वो पूरे गेम और आपके ओवरऑल स्कोर से नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स थे जहां पर लग रहा था कि केकेआर अपना पूरा एफर्ट दे रही है डिस्पाइट उनके साथ कुछ भी हो रहा हो। हर्षित राणा, अगर आपने एक बॉल मैं आपको बताता हूं, हर्षित राणा लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे, मुझे याद नहीं कौन से बैटर ने वो शॉट मारा था, मगर हर्षित राणा प्रैक्टिस पिचेस पर भी डाइव मार के बॉल को कैच करने के लिए पहुंच गए थे। और वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पर आप सोच रहे हो कि यार एक फास्ट बॉलर अपने आप को ऑन द लाइन डाल रहा है। प्रैक्टिस पिचेस पे डाइव मारना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये ग्राउंड की वो घास नहीं है जहां पर आप आराम से डाइव मारोगे और आपको कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिस पिचेस पे जब हर्षित राणा डाइव मार रहे हैं तो जरूर उनको वो खरोचे आई होंगी अपनी एल्बो पे, अपने हाथ पे, अपने घुटने पे या पैर पे, कहीं पर भी। और हर्षित राणा अपनी टीम के लिए वो करने को तैयार थे। वो कोई आसान कैच नहीं थी जिसके लिए वो अटेम्प्ट कर रहे थे, बट उन्होंने वो डाइव मारी, अपने आप को ऑन द लाइन डाला, अपनी बॉडी को प्रॉब्लम में डाला और कोशिश करी। और जरूर वहीं से दिख रहा था कि केकेआर एक्चुअली इस गेम में अपनी पूरी जान लगाना चाहती है। ऊपर से तो ये भी बताना बहुत मुश्किल है कि दोनों टीम्स का जो इंटेंट था, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो गेम कौन जीत जाता। बट बस मेरी ये पर्सनल इंट्यूशन और पर्सनल एक गेसिंग है कि मुझे लगता है कि शायद केकेआर इस गेम में जरूर चेस कर लेती, क्योंकि उन्हें अपने जो ये 6 में से बचे हुए 5 मैचेस जीतने थे, तो लग रहा था कि एटलीस्ट ये वाला होम गेम जरूर केकेआर डोमिनेट करके जीत सकती है, क्योंकि टीम में कुछ चेंजेस करे थे, पावेल को लेकर आए थे, ऐसा लग रहा था कि ठीक है थिंक टैंक कुछ सोच रहा है, प्लेयर्स के अंदर भी थोड़ी सी आग नजर आ रही थी, तो शायद ये टारगेट चेज हो जाता। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पंजाब के लिए मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मार्कस स्टोइनिस को बाहर बिठा के क्यों गेम्स खेल रहे हैं। मतलब मार्कस स्टोइनिस यार एक कंप्लीट और एब्सोल्यूट मैच विनर हैं आपके लिए। अब ओमरजाई जो भी टेबल पे लेकर आ रहे हैं, गेम में लेकर आ रहे हैं, वो आप बेहतर जानते हैं उनको नेट्स में खिलाकर। बट अगर आपके पास अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, 2 कंप्लीट फास्ट बॉलर्स हैं, यूजी चहल है, और मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो मार्कस स्टोइनिस को एज अ बैटर और एज एन ऑलराउंडर खिलाने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कभी भी एक अनरियल चेस करके दिखा सकते हैं और फर्स्ट इनिंग्स में आपके टारगेट को इतना मैक्सिमाइज कर सकते हैं जिस तरीके की मैक्सिमाइजेशन की इस गेम में पंजाब किंग्स को जरूरत थी। और यहीं पर आपको मार्कस स्टोइनिस के बैट की जरूरत थी इस इनिंग में। अगर वो ऊपर बैटिंग करने आते मार्को यानसन की जगह पे, तो जरूर थोड़ा और डिफरेंस आ सकता था आपके इस फर्स्ट इनिंग्स के टोटल में। दोनों टीम्स को अब एक पॉइंट मिल गए हैं, केकेआर भी अलाइव है, पंजाब किंग्स के प्लेऑफ्स के चांसेस भी हैं। बट अगर हम ये अपने मन में सोचकर बैठे हैं कि दिल्ली, गुजरात और आरसीबी ये 3 टीमें कंफर्म है, तो अब उसके बाद ये मुंबई और पंजाब के बीच में थोड़ी सी भिड़क हो सकती है वो तीसरी या चौथी पोजीशन में क्वालिफाई करने के लिए। केकेआर भी अभी हंट में है, तो ये जरा कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके हिसाब से चौथी टीम कौन सी होगी जो क्वालिफाई कर पाएगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये भी बताना कि अगर ये मैच कंप्लीट होता पंजाब और केकेआर का, तो आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीतती और क्यों जीतती, वो रीजंस भी जरूर लिस्ट करना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।